हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो पेडियाट्रिक्स इमरजेंसी का लास्ट पार्ट है। अब तक हमने ये पढ़ा कि पेडियाट्रिक्स इमरजेंसी में हमें प्राइमरी मैनेजमेंट, सेकेंडरी मैनेजमेंट और टर्शियरी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, पेडियाट्रिक्स इमरजेंसी होता कब है, उसमें हमें कैसे ब्रीदिंग रेस्क्यू, सीपीआर रेस्क्यू देना चाहिए, किस एज में कैसे सीपीआर देना चाहिए और कब देना चाहिए, ये सब हमने सीखा। अब हम सीखेंगे वेस्कुलर एक्सेस, आर्टेरियल एक्सेस, आईओ एक्सेस और मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए आते हैं। वेस्कुलर एक्सेस क्या है? तो इसमें जो वेन है वो मोस्ट सुटेबल क्या होता है। ठीक है, ये मेनली कहाँ दिया जाता है? तो अपर एक्सट्रीमिटीज में, नहीं तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में। तो अपर एक्सट्रीमिटीज में क्या होता है? तो हैंड आते हैं, लोअर में लेग आते हैं। ठीक है, तो अपर एक्सट्रीमिटीज में कहाँ पे दिया जाता है? तो मेडियन एंटीक्यूवाइटल वेन में दिया जाता है। ये मेडियन एंटीक्यूवाइटल वेन होता कहाँ पे है? तो एंटीक्यूवाइटल फोसा में होता है। ये सबसे लार्जेस्ट होता है और ईजीएस्ट टू एक्सेस होता है। बहुत सारे लोग ये हैंड के डॉर्सम पार्ट में भी देते हैं क्योंकि वो लार्ज होता है और इजीली मिल जाता है जब हम फ्लैट करते हैं हैंड को। तो अब आ गया सिफेलिक वेन में भी कैनिकुलेशन होता है। कहाँ कहाँ पर? या तो रिस्ट में, या फॉरआर्म में, या एल्बो में। ठीक है, मेडियन वेन ऑफ द फॉरआर्म आर सुटेबल बिकॉज इट इज अलोंग द फ्लैट सरफेस ऑफ द फॉरआर्म। मतलब फॉरआर्म में कहाँ पे दिया जाता है? तो मेडियन वेन में सबसे सुटेबल माना जाता है क्योंकि ये फ्लैट सरफेस पे पाया जाता है। लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब लेग में कहाँ पे देंगे? तो ग्रेट सेफिनस वेन में देंगे, जो कहाँ पर रहता है? एंटीरियल टू दी मीडियल मेलोरस के पास रहता है। ठीक है, डॉर्सम ऑफ द फुट में कहाँ पे देंगे? तो डॉर्सम ऑफ द फुट में एंकल के पास देंगे, लेकिन कैथेटर वहाँ पर मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि डॉर्सिफ्लेक्शन के कारण ये डिसलॉज हो सकता है। ठीक है, सेकेंड लार्ज वेन ऑन द लेटरल साइड ऑफ फुट। सेकेंड लार्ज वेन कहाँ पे दिया जाता है? तो लेटरल साइड ऑफ द फुट में। ठीक है, ये मेनली हॉरिजेंटल प्लेन में रन करता है 1 से 2 सेंटीमीटर डॉर्सल टू द लोअर मार्जिन ऑफ द फुट। मोस्ट नोटेबल स्काल्प वेन कहाँ पर दिया जाता है? तो सुपरफिशियल टेम्पोरल या पोस्टीरियर ऑरिकुलर में दिया जाता है। ठीक है, मतलब एक समरी का टाइप से बताती हूँ। पहले वेन सबसे अपर एक्सट्रीमिटीज में कहाँ पे देना चाहिए? तो मेडियन एंटीक्यूवाइटल वेन में। ठीक है, सिफेलिक वेन भी हम दे सकते हैं। उसके बाद लेग में कहाँ पर देना चाहिए? तो सेफेनस वेन में। ठीक है, उसके बाद हेड स्काल्प में कहाँ पे देना चाहिए? तो सुपरफिशियल टेम्पोरल और पोस्टीरियर ऑरिकुलर। ठीक है, डीपर एंड लार्जर सेंट्रल वेन कैन प्रोवाइड मोर रिलायबल लार्जर बोल एक्सेस फॉर मेडिकेशन, न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन एंड ब्लड सप्लाइंग देन द पेरिफेरल वेनस। कह रहा है जो डीपर और लार्जर सेंट्रल वेन है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है ड्रग्स के देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए और ब्लड सैंपलिंग के लिए देन पेरिफेरल वेनस लाइन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दे मे बी रीच्ड बाय परक्यूटेनियस कैनिकुलेशन और सर्जिकल एक्सपोजर। ये कब पता चलते हैं? तो या तो हम परक्यूटेनियस कैनिकुलेशन करते हैं या सब सर्जरी करते हैं तो ये सब वेन हमें दिखता है। और चाइल्ड और यंग में कब दिखता है? तो चाइल्ड और यंग में सबसे अच्छा होता है फीमोरल वेन, ईजी टू एक्सेस एंड कैनिकुलेट। कौन सा? फीमोरल वेन। ये मेनली किस में होता है फीमोरल वेन? तो थाई में होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? बट द इंटरनल जुगुलर एंड सबक्लेवियन वेन में बी यूज। सबसे ज़्यादा फीमोरल वेन होता है इन्फेंट और यंग में, लेकिन हम इंटरनल जुगुलर और सबक्लेवियन वेन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ मीडियन वेन ब्रैकियल वेन इज नॉट रिकमेंडेड। बच्चे में ब्रैकियल वेन रिकमेंडेड नहीं होता है। अब आईओ एक्सेस क्या होता है? तो इंट्राओसियस एक्सेस। ठीक है, इसमें हम नीडल कहाँ पे डालते हैं? तो इंट्रामेडुलरी वेनस फ्लेक्सस में डालते हैं। ठीक है, ये मेनली होता क्या है? तो ये एक रिगिड लार्ज बोर नीडल है जो कहाँ पे डाला जाता है? बोन में डाला जाता है, बोन मैरो एस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये कब होता है? जब वेनस एक्सेस विदिन 1 मिनट में नहीं हुआ। कब? कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में, तब हम देते हैं ये आईओ नीडल। कहाँ पर? तो एंटीरियर प्रॉक्सिमल टिबियल में। ठीक है, जो केयर करता है क्या?
हाँ, इसमें एक चीज़ केयर करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए ट्रांसवर्सिंग एपिफेशियल प्लेट को, ठीक है। अब नीडल जो है वो पेनिट्रेट करता है एंटीरियर लेयर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन को और उसके टिप को, ठीक है। किसके टिप को? तो इनटू द स्पॉन्जी इंटीरियर ऑफ द बोन, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें मेनली ऑस्टियोमोलिसिस होता है, प्रोलॉन्ग इन्फ्यूजन और टिबियल फ्रैक्चर होने के कारण, ठीक है। अब देखिए, अब दिखाती हैं ये वेन्स। ये मीडियन क्यूवेटल आर्टरी है, ये बेसिलिक वेन है और ये सिफेलिक वेन है। दिख रहा है? मतलब कि ये नी के तरफ, सॉरी, लिटिल फिंगर के तरफ जो है वो सिफेलिक वेन है, बीच में जो मीडियन क्यूवेटल वेन थंब के तरफ है और दोनों को जो जोड़ रहा है उसको कौन सा वेन कहते हैं? मीडियन क्यूवेटल वेन, ठीक है। अब ये ग्रेट स्पेसियस वेन कहाँ पर हुआ है? तो थाई में है। डॉर्सल वेन देखिए, ये दोनों में मेनली क्या किया जाता है? हम इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, आईवी करते हैं। पिक्चर समझ में आ गया? ये चाइल्ड में फीमोरल वेन जो होता है मोस्ट सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे इसके निमोनिक को? तो नेवल नर्व आर्टरी वेन एम्प्टी स्पेस और लिम्फेटिक, ठीक है। अब ये क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल जुगुलर वेन। कहाँ पर है इंटरनल एक्सटर्नल जुगुलर वेन? तो ये देखिए, मेनली इंटरनल जुगुलर वेन जो होता है वो फेस के तरफ होता है और एक्सटर्नल जुगुलर वेन पीछे बैक होता है। इसका नाम कैसे रखा गया है? तो जो फेस की तरफ से होता है इसलिए इसको इंटरनल, और जो फेस से दूर होता है उसको एक्सटर्नल कहा गया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे आर्टेरियल एक्सिस, ठीक है। आर्टेरियल एक्सिस क्यों इंडिकेटेड है? पहले वेंट्रिकुलर कैनाकुलेशन के लिए, वेनस कैनाकुलेशन के लिए, आईओ बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए। अब आर्टेरियल एक्सिस ये किस लिए होता है? तो ये ब्लड सैंपलिंग के लिए होता है। तो क्या एक्सेस करना है इसमें? तो ऑक्सीजन, वेंटिलेशन, एसिड बेस बैलेंस और ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कैनुकुलेशन क्या होता है? तो रेडियल आर्टरी, याद रखना कौन सा? रेडियल आर्टरी। अब रेडियल आर्टरी कहाँ पर होता है? तो एंटीरियर रिस्ट के लेटरल साइड में, ठीक है। एंटीरियर रिस्ट के लेटरल साइड में होता है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? रेडियल आर्टरी, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ होता है? तो एक तो एंटीरियर रिस्ट के लेटरल साइड या जस्ट मेडियल टू स्टेरॉयड प्रोसेस ऑफ रेडियस। कहाँ? तो रेडियस के स्टेरॉयड प्रोसेस के मेडियल में, ठीक है। अल्नर आर्टरी जस्ट लेटरल टू द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, लेस यूज। रेडियल आर्टरी ज़्यादा यूज होता है, अल्नर आर्टरी कम यूज होता है, ठीक है। अब लोअर एक्सट्रीमिटीज में कहाँ पर होता है मेनली? तो नियोनेट्स और इन्फेंट में डॉर्सल पेडिस आर्टरी, ये होता कहाँ है? डॉर्सल पेडिस आर्टरी। तो डॉर्सन ऑफ द फुट के पीछे वाले पार्ट में होता है, बिटवीन टिबियालिस एंटीरियर एंड एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। कहाँ पर होता है? तो पहले होता कौन कौन सा है? तो रेडियल आर्टरी मोस्ट कॉमन है, लेकिन बच्चों में कौन सा? तो बच्चों में डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी, ठीक है। और ये होता है कहाँ? फुट में होता है, बिटवीन टिबियालिस इंटीरियर एंड एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, ठीक है। और कहाँ पर? तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टू द मेडियल मेलस। अब क्या कह रहा है कि इसका जो इंसर्शन किया जाता है ये बहुत ही केयरफुल से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज हो सकता है और हैमरेज हो सकता है, इसलिए बहुत अच्छा से करना चाहिए। अब नॉन वेस्कुलर इमरजेंसी प्रोसीजर। नॉन वेस्कुलर में हम क्या पढ़ेंगे? थोरासिंथेसिस, पैरासिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोरासिंथेसिस क्या होता है? तो थोरासिंथेसिस हम मेनली चेस्ट में करते हैं, प्लूरल एफ्यूजन ये सब के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब कि लंग इस समय क्या हो जाए, पानी भर जाए, तो उसके लिए हम थोरासिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? नीडल या कैथेटर प्लेस किया जाता है प्लूरल स्पेस में, ताकि फ्लूइड, ब्लड या एयर को वो बाहर निकाल सके, ठीक है। ये मेनली कहाँ पर होता है?
तो रिब्स फोर्थ और 9 रिब्स के बीच में होता है। कहाँ पर? तो मिड एक्सिलरी लाइन, मतलब मिड इंटर कोस्टल स्पेस में 4 और 9 रिब्स के बीच में होता है, मिड एक्सिलरी लाइन में। ठीक है, तो इसमें किया क्या जाता है? तो इसमें एक नीडल को क्या किया जाता है? चेस्ट ट्यूब में नीडल को क्या किया जाता है? प्लूरल स्पेस में इंटर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कैसे? जो रिब्स है उसके लोअर पार्ट से, लोअर सुपीरियर एज ऑफ द लोअर रिब्स, मतलब कि सुपीरियर एज से करना चाहिए। इन्फीरियर एज से क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पर लार्ज वेसल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उसमें एयर एक्यूमुलेशन पता चल जाता है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो चेस्ट ट्यूब है शुड लाई एंटीरियर टू द प्लेरियर स्पेस। अगर क्या कह रहा है, अगर एयर एक्यूमुलेशन निकालना है तो ये चेस्ट ट्यूब को आगे रखना पड़ेगा, लेकिन अगर फ्लूइड को निकालना है तो पीछे रखना पड़ेगा। फिर से एक बार समझाती हूँ। ठीक है, जो थोरासिंथेसिस है उसमें नीडल को प्लेसमेंट किया जाता है या कैथेटर डाला जाता है प्लूरल स्पेस में। किस लिए? तो फ्लूइड, ब्लड और एयर को निकालने के लिए। ये मेनली इंट्राकोस्टल एरिया में डाला जाता है, 4 से 9 के बीच में, रिब्स के बीच में और मिड एक्सिलरी लाइन में। ठीक है, इसमें क्या है, नीडल को हम डालते हैं कहाँ? तो लोअर रिब्स के सुपीरियर एज में। इन्फीरियर एज में क्यों नहीं? क्योंकि इन्फीरियर एज में ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, अगर हमें एयर एक्यूमुलेशन निकालना है तो हम एंटीरियर में टेस्ट ट्यूब को फिट करेंगे। अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन निकालना है तो पोस्टीरियर में ये टेस्ट ट्यूब को हम ये प्लेस करेंगे। ठीक है, और ये वेरीफाई कैसे होता है कि उसका बेस्ट प्लेसमेंट कहाँ है? तो रेडियोग्राफी से। ठीक है, रेडियोग्राफी से। अब क्या कह रहा है? तो पेरिकार्डियोसिंथेसिस। पेरिकार्डियोसिंथेसिस मतलब अगर फ्लूइड, ब्लड या गैस कहाँ पर हो? पेरिकार्डियल सैक में हो। तो ये मेनली क्या होता है, ये डेंजरस होता है क्योंकि इसमें हार्ट क्या होता है? कॉम्प्रेस होता है और इसमें हार्ट पूरी तरह फिलअप और एम्प्टी नहीं हो पाता है, जिसके कारण कार्डिक आउटपुट क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। तो इसका कार्डिनल साइन क्या है? तो कार्डिनल साइन टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन और ऑक्सीजन सैचुरेशन का कम होना। ठीक है, तो इसमें भी हम नीडल एस्पिरेशन करेंगे, लेकिन कहाँ पर? तो पेरिकार्डियल सैक में। ठीक है, उसके बाद ये बाकी सारे प्रोसेस थोरासिंथेसिस की तरह ही होते हैं और इसको हम कंफर्म करते हैं चेस्ट रेडियोग्राफी से। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं? तो नीमोथोरैक्स या हेमोथोरैक्स हो सकता है। ठीक है, अब क्या है? पोस्ट रिसक्सेशन केयर। इसमें क्या होता है कि पोस्ट रिसक्सेशन मतलब कि रिसक्सेशन के बाद जो केयर होता है, इसमें मेनली क्लोज ऑब्जर्वेशन किया जाता है इंटेंसिव केयर यूनिट के द्वारा। ठीक है, कि कहीं कोई ऑर्गन डिसफंक्शन तो नहीं हो रहा है। तो मेनली किस पे ध्यान दिया जाता है? तो कार्डियोवेस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हम ज़्यादा क्या देते हैं? ये ध्यान देते हैं। ठीक है, और भी किसके द्वारा होता है पोस्ट रिसक्सेशन? तो पेरेंट्स के द्वारा, सिबलिंग के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा और फैमिली के द्वारा। ठीक है, अब एक टर्म आया इंड्यूस्ड हाइपोथैलेमिया, जिसमें टेम्परेचर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रॉक्स 48 आवर्स के लिए। तो ये क्या करता है? ये सर्वाइवल को इम्प्रूव करता है एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इन द एडल्ट एंड पेडियाट्रिक सर्वाइवल ऑफ CPR। ये सर्वाइवल और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को सही करता है। दिस इज कंट्रोवर्शियल ट्रीटमेंट दैट हैज़ इनकंसिस्टेंटली प्रूवन बेनिफिशियल। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बेनिफिशियल ट्रीटमेंट माना गया है कार्डिक अरेस्ट के लिए। ठीक है, अब हाइपरथर्मिया मस्ट बी अवॉइडेड। हाइपोथर्मिया अच्छा है रिसक्सेशन के बाद, लेकिन हाइपरथर्मिया क्या होता है? मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, hypoxic ischemic encephalopathy with subsequent development of seizure, intellectual impairment and spasticity is a serious and common complications of कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट के लिए हाइपोथर्मिया अच्छा है, हाइपरथर्मिया नहीं होना चाहिए। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं कार्डिक अरेस्ट में? तो हाइपोक्सिक इक्सेमिक इंसेफेलोपैथी, हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा?
ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन टिश्यू तक सही से नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, जिसके कारण सीजर डेवलप्ड होगा, हमारा इंटेलिजेंसी इम्पेयर होगा, स्पासिटी होगा, ठीक है। इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया शुड बी अवॉइड। नहीं हाइपर होना चाहिए, ग्लूकोज नहीं हाई होना चाहिए और नहीं लो होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट रिसक्सेशन मैनेजमेंट 2 फेजेज में किया जाता है। एक तो इमरजेंसी रिसक्सेशन केयर, ठीक है, जैसे कि पहले हमने इमरजेंसी रिसक्सेशन केयर में किए थे। पहला, द प्रोवाइडर मस्ट एक्सेस चाइल्ड एयरवेज, मतलब पहले क्या करना चाहिए, चाइल्ड का एयरवेज देखना चाहिए, ब्रीदिंग देखना चाहिए और उसका ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन सही है कि नहीं, ये सब देखना चाहिए, ठीक है। इसमें हम एक बार देख लेंगे उसका वो बैग वाल्व मास्क वेंटिलेशन, ठीक है, ये सब देखेंगे। और उसके बाद क्या देखेंगे, तो उसका सेकेंड मतलब ABC पूरा मैनेजमेंट। अभी क्या देखे थे, एयरवेज, ब्रीदिंग और फिर सर्कुलेशन देखेंगे। और उसके बाद क्या देखेंगे कि उसका फिजिकल एग्ज़ाम, लेबोरेटरी एग्ज़ाम, ये सब सही नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कम्युनिकेशन करेंगे फैमिली के साथ कैसे, तो ये क्योंकि पोस्ट सक्सेशन केयर में कम्युनिकेशन विद द फैमिली बहुत इसेंशियल एलिमेंट है। इसे ये एक ब्रीफ दिया जाता है कि चाइल्ड का कंडीशन ऑनगोइंग में, मतलब कि हम CPR सब करके चाइल्ड को सही कर दिए, लेकिन आगे तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे चाइल्ड को रिसक्सेशन करते हैं, कैसे उसके कंडीशन देखते हैं, उसके अनुसार वो कैसे ड्रग्स देते हैं, ये सब तो उनका है क्योंकि वो मोस्ट सीनियर प्रोवाइडर अवेलेबल होते हैं। तो इसी के साथ ये समाप्त होता है। ये पोस्ट केयर में मेनली हमें ये ध्यान देना है कि फैमिली, हमारा तो काम ख़त्म हुआ, अब फैमिली, पेरेंट्स, दोस्त जो उन्हें फर्दर केयर करेंगे उनका काम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।